नमस्कार, डीबी न्यूज में आपका स्वागत है। आपको बता दें, रूस और यूक्रेन के बीच जंग का आज 12वां दिन है। वहां की तबाही, वहां का मंजर आप सब लोग देख ही रहे होंगे। इसी जंग के बीच एक लव प्रपोजल भी देखने को मिला। दरअसल एक लड़का यूक्रेन से भागकर रोमानिया पहुंचा और एक लड़की को दिल दे बैठा। वो खबर भी आपको विस्तार से बताएंगे, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से फोन पर लंबी बातचीत की। दोनों नेताओं के बीच वर्तमान संकट को लेकर करीब 35 मिनट तक बात हुई। पीएम मोदी ने रूस और यूक्रेन के बीच जारी सीधी बातचीत की सराहना की। मोदी ने यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को निकालने में यूक्रेन सरकार द्वारा दी गई सहायता के लिए राष्ट्रपति जेलेंस्की को धन्यवाद दिया और सुमी से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए जारी प्रयासों में यूक्रेन सरकार से समर्थन मांगा। इस बातचीत के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भी ट्वीट कर ये जानकारी दी। जेलेंस्की ने लिखा, यूक्रेन के रूसी आक्रमण का मुकाबला करने के बारे में भारतीय प्रधानमंत्री मोदी को सूचित किया। भारत युद्ध के दौरान अपने नागरिकों को सहायता और उच्चतम स्तर पर शांतिपूर्ण वार्ता के लिए यूक्रेन की प्रतिबद्धता की सराहना करता है। यूक्रेनी लोगों के समर्थन के लिए आभारी हूं। इससे पहले यूक्रेन के विदेश मंत्री ने पीएम मोदी से युद्ध रोकने के लिए प्रयास करने की अपील की थी। युद्ध के इस पड़ाव पर आकर पीएम का जेलेंस्की से बात करना काफी अहम माना जा रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोगों से जुड़े। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पीएम मोदी ने जन औषधि केंद्र के लाभार्थियों से बातचीत की। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन औषधि के केंद्रों से जुड़ने और अन्य लोगों को जोड़ने की अपील की। दवाई की ताकत के विषय में लोगों को बताते हैं तो लोगों का विश्वास बहुत बढ़ता है और मध्यम वर्ग के लोग इसको ज्यादा से ज्यादा विश्वास पैदा करने का काम कर सकते हैं, क्योंकि मध्यम वर्ग का परिवार में कुछ न कुछ पढ़े लिखे लोग होते हैं। वो जब बताते हैं तो सब लोग विश्वास करते हैं और हमारी सरकार को एहसास है कि देश के गरीब और मध्यम वर्ग के खर्च का एक बड़ा हिस्सा अगर परिवार में एक बीमारी आ गई तो परिवार के सारे सपने ठहर जाते हैं। कभी कभी तो सपने चूर चूर हो जाते हैं। लेकिन अगर दवाइयां सस्ती हैं, और हम जानते हैं कि कितना ही बड़ा डॉक्टर को देने वाला पैसा, ऑपरेशन का खर्चा, उससे ज्यादा दवाइयों का खर्चा होता है। अगर दवाइयां सस्ती हो जाए तो हमारे डॉक्टरों को भी एक प्रकार से लाभ ही होगा, क्योंकि पेशेंट दवाइयों के खर्च के बोझ के कारण कभी ऑपरेशन नहीं करवाता है, तो डॉक्टरों को भी लाभ है, पेशेंट को भी लाभ है और हम स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। हमारी कोशिश यही है कि हम देश के मध्यम वर्ग को, निम्न मध्यम वर्ग को और गरीब को दवाइयों पर होने वाला खर्च कम कर सके। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक की ईडी हिरासत अब खत्म हो गई है। मुंबई की विशेष पीएमएलए अदालत ने अब उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। नवाब मलिक 14 दिन यानी 21 मार्च तक जुडिशियल कस्टडी में रहेंगे। ईडी ने उन्हें 23 फरवरी को दाऊद इब्राहिम मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। इससे पहले अदालत ने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक की हिरासत 7 मार्च तक बढ़ा दी थी। ईडी ने मलिक को गिरफ्तार कर 3 मार्च तक की रिमांड पर लिया था। पूरा मामला क्या है, चलिए आपको बताते हैं। ईडी को कुछ रियल एस्टेट परियोजनाओं में नवाब मलिक के बेनामी निवेश का विवरण मिला है। ईडी ने इस मामले में 18 फरवरी को दाऊद के भाई इकबाल कासकर को गिरफ्तार किया था। इस मामले में छोटा शकील के सहयोगी सलीम कुरैशी से भी पूछा। और आपको बता दें, 3 फरवरी को एनआईए को सूचना मिली थी कि दाऊद इब्राहिम आतंकी फंड जुटा रहा है और लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और अल-कायदा के साथ काम कर रहा है। वह करीबी सहयोगी के माध्यम से भारत में आपराधिक गतिविधियों को नियंत्रित कर रहा था। ईडी ने दाऊद के खिलाफ पीएमएलए का मामला दर्ज किया था। एक अन्य मामला उसके भाई इकबाल कासकर, इकबाल काशका, इकबाल मिर्ची और 19 अन्य के खिलाफ दर्ज किया गया था। बाद में दोनों मामलों को ईडी ने मर्ज कर दिया। केंद्रीय जांच एजेंसी ने दाऊद के सहयोगी के परिसरों से 9 छापे मारे और आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए थे।
यूक्रेन और रूस के हमले के 11वें दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात की। पीएम मोदी और पुतिन के बीच यूक्रेन संकट को लेकर करीब 50 मिनट तक बात हुई। इस दौरान पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को यूक्रेन और रशिया के बीच चल रही वार्ता के बारे में जानकारी दी। भारत सरकार के सूत्रों ने ये जानकारी दी। भारत सरकार के सूत्रों के मुताबिक बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने पुतिन से अपील की कि वो दोनों देशों के प्रतिनिधि मंडल के बीच चल रही वार्ता से अलग यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से सीधे बात करें। इस दौरान पीएम मोदी ने रूस के सीजफायर के ऐलान करने और लोगों की निकासी के लिए सूमी समेत यूक्रेन के कई हिस्सों में मानवीय गलियारा बनाने की तारीफ भी की। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी ने पुतिन से बात करने के दौरान सूमी से भारतीय नागरिकों के सुरक्षित निकाले जाने के मुद्दे की महत्ता पर जोर दिया। पुतिन ने पीएम मोदी को नागरिकों की सुरक्षित निकासी में हर संभव सहयोग देने का आश्वासन दिया। जेलेंस्की से पीएम मोदी की क्या बात हुई वो भी सुनिए। राष्ट्रपति पुतिन से बात करने से पहले पीएम मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से भी फोन पर बात की। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की को युद्धग्रस्त देश से भारतीय नागरिकों को निकालने में सहयोग देने के लिए धन्यवाद दिया। सूत्रों ने कहा 35 मिनट की टेलीफोन पर हुई बातचीत के दौरान दोनों नेताओं ने यूक्रेन में उभरती स्थिति पर चर्चा की और प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को निकालने में यूक्रेन सरकार द्वारा दी गई मदद के लिए राष्ट्रपति जेलेंस्की को धन्यवाद दिया। 24 फरवरी को रूस की ओर से कीव पर सैन्य हमला शुरू करने के बाद से यूक्रेन के नेता के साथ मोदी की यह दूसरी बातचीत थी। पहली बातचीत 26 फरवरी को हुई थी। कांग्रेस नेता और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने ट्वीट के जरिए केंद्र की सरकार पर कोई प्लान नहीं होने का आरोप लगाया है। उन्होंने लिखा है कि भारत सरकार के पास कोई प्लान नहीं है, इसलिए यूक्रेन में भारतीय छात्र फंस गए। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में कई मुद्दों का जिक्र करते हुए मोदी सरकार का मतलब केवल पीआर बताया। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा है, भारत सरकार के पास कोई योजना नहीं है। रुपए की कीमत हमेशा निचले स्तर पर रहती है। महंगाई और बेरोजगारी रिकॉर्ड स्तर पर है। यूक्रेन में छात्र फंस गए। चीन हमारे क्षेत्र पर कब्जा कर रहा है। मोदी सरकार का मतलब केवल पीआर है। इससे पहले राहुल गांधी ने ट्वीट के जरिए डीजल पेट्रोल की कीमतों को लेकर मोदी सरकार पर तंज कसा था। राहुल गांधी ने लिखा था, फटाफट पेट्रोल के टैंक फुल करवा लीजिए, मोदी सरकार का चुनावी ऑफर खत्म होने जा रहा है। वहीं यूक्रेन संकट को लेकर महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला किया था। उन्होंने कहा कि यूक्रेन और रूस की लड़ाई की जब खबर फैली तो सबसे पहले बाकी देशों ने अपने नागरिकों को वहां से अपने देश बुलाया, लेकिन प्रधानमंत्री अपने प्रचार में व्यस्त रहे। उन्होंने कहा था वे प्रधानमंत्री नहीं हैं, प्रचारक हैं, और उसका परिणाम है कि भारत के 20,000 बच्चे यूक्रेन में फंस गए। उन्होंने कहा, बच्चे एक देश से दूसरे देश 80 किलोमीटर पैदल चलकर फ्लाइट पकड़ रहे हैं। खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है। रूस और यूक्रेन के बीच लगभग 2 हफ्तों से जंग जारी है। रूस और यूक्रेन के अलग अलग शहरों पर मिसाइलों बमों से हमले कर रहा है और इस दौरान कई लोगों की जान जा चुकी है, जबकि लाखों की तादाद में लोग यूक्रेन से पलायन करने पर मजबूर हो गए। इस बीच रूस से नाराज कई देश उस पर प्रतिबंध लगा रहे हैं। अब न्यूजीलैंड ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन समेत 100 महत्वपूर्ण लोगों पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस लिस्ट में रूस के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री का नाम भी शामिल है। और वहीं आपको बता दें, टेक दिग्गज भी रूस पर प्रतिबंध लगा रहे हैं और दुनिया की 5 प्रमुख तकनीकी कंपनियों गूगल, एप्पल, फेसबुक, अमेजन और माइक्रोसॉफ्ट ने यूक्रेन पर आक्रमण करने पर रूस के खिलाफ प्रतिबंध लगाने के लिए कदम उठाए हैं। लेकिन ये फैसले अचानक नहीं आए। यूक्रेन ने प्रमुख तकनीकी कंपनियों की उसी तरह पैरवी की है जैसे उसने यूरोपीय संघ, नाटो और अमेरिकी सरकार से सहायता मांगी थी। गूगल ने रूस में अपनी सेवाओं में ऑनलाइन विज्ञापन बेचना भी बंद कर दिया है। फॉक्सटेल ने ऑस्ट्रेलिया में आरटी को हटा दिया है, लेकिन यह अभी भी यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीम में विज्ञापनों के साथ उपलब्ध है। इसका अर्थ है कि आरटी ऑस्ट्रेलिया में विज्ञापन से प्रत्यक्ष आय अर्जित कर सकता है, लेकिन यूट्यूब से कोई विज्ञापन आय नहीं। गूगल सर्च और मैप दोनों रूस में उपलब्ध हैं। एप्पल गूगल से कई कदम आगे निकल चुका है। कंपनी ने रूस में सभी उत्पादों की बिक्री को निलंबित कर दिया है। एप्पल पे और अन्य सेवाओं को सीमित कर दिया गया है।
उसने रूस के बाहर हर जगह एप्पल ऐप स्टोर से आरटी और स्पुतनिक को भी प्रतिबंधित कर दिया। मेटा ने फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों पर आरटी और स्पुतनिक तक पहुंच को हटा दिया है। अमेज़न ने यूक्रेन में साइबर सुरक्षा प्रयासों का समर्थन करने और लॉजिस्टिक समर्थन की पेशकश करने का मार्ग अपनाया है। माइक्रोसॉफ्ट ने साइबर सुरक्षा के मोर्चे पर भी मदद की है। इसने 24 फरवरी को यूक्रेन में एक संभावित रूसी साइबर हमले की पहचान की, जिससे इसे विफल करने के प्रयासों में मदद मिली। राज्यसभा की 13 सीटों पर होने वाले चुनाव का शेड्यूल जारी हो गया है। राज्यसभा की 13 सीटों के लिए 31 मार्च को द्विवार्षिक चुनाव होंगे। ये जानकारी सामने आई है। कुल 6 राज्यों में राज्यसभा चुनाव होगा। इसमें असम 2 सीट और हिमाचल प्रदेश 1, केरल 3, नागालैंड 1, त्रिपुरा 1, पंजाब 5 शामिल हैं। राज्यसभा के जिन सदस्यों का कार्यकाल खत्म हो रहा है उसमें रिपुन बोरा, आनंद शर्मा, सुखदेव सिंह, प्रताप सिंह बाजवा, नरेश गुजराल, शमशेर सिंह, एके एंटनी आदि शामिल हैं। बता दें कि संविधान के मुताबिक राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित की गई है, जिसमें 238 सदस्यों के लिए चुनाव का प्रावधान है, जबकि 12 सदस्य राष्ट्रपति नॉमिनेट करते हैं। हर 2 साल में से 1/3 सदस्यों का कार्यकाल खत्म भी होता है, जिसके बाद उनकी सीटों के लिए चुनाव होता है। इसका मतलब है कि प्रत्येक 2 साल पर राज्यसभा के 1/3 सदस्य बदलते हैं, न कि सदन भंग होता है, यानी राज्यसभा हमेशा बनी रहती है। राज्यसभा चुनाव की प्रक्रिया लोकसभा और विधानसभा चुनाव से अलग है, क्योंकि उसके सदस्य का कार्यकाल 6 साल का होता है। लोकसभा चुनाव में आम आदमी वोट करते हैं, लेकिन राज्यसभा चुनाव के लिए आम आदमी वोट नहीं कर सकता है। इसके लिए जनता द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि यानी विधायक ही इस चुनाव में हिस्सा लेते हैं। चलिए अब आपको रूसी जंग के बीच लव प्रपोजल बताते हैं विस्तार से। यूक्रेन में फंसे हजारों भारतीय छात्रों की तरह विघ्नेश की कहानी भी युद्ध की शुरुआत के बाद काफी मुश्किलों भरी रही, लेकिन एक बात उनकी कहानी में अलग है। जिग्नेश अब यूक्रेन से निकले भविष्य को लेकर चिंतित थे, लेकिन जब वह भारत पहुंचे तो उनकी जिंदगी में लव की एंट्री हो चुकी थी। यूक्रेन में जब युद्ध शुरू हुआ तो विघ्नेश यूक्रेन इवानो-फ्रेंकिव्स्क नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में 4थे वर्ष के छात्र थे। युद्ध शुरू होने के बाद वह रातों रात हॉस्टल छोड़कर रोमानिया बॉर्डर की तरफ भाग निकले। 4-5 घंटे में सिरेट बॉर्डर पहुंच गए, लेकिन बाद में अपने साथियों के साथ गर्म कपड़े लेने वापस यूनिवर्सिटी पहुंचे। इसके बाद उन्होंने हालमेयू से रोमानिया बॉर्डर क्रॉस किया, फिर तीसरे दिन बुखारेस्ट की ट्रेन ली। इसके बाद यहां से करीब 40 किलोमीटर दूर स्थित गांव विजुरेस्टी में दूसरे छात्रों के साथ उन्हें एक चर्च में रखा गया। यहाँ गांव के रहने वाले परिवार इनकी देखभाल भारतीय दूतावास और एक एनजीओ की मदद से कर रहे थे। इस दौरान विघ्नेश को यहाँ रहने वाली सिमोना नाम की लड़की से प्यार हो गया और विघ्नेश ने उसे शादी के लिए प्रपोज भी कर दिया। फिलहाल सिमोना ने कुछ वक्त सोचने के लिए लिया है। दोनों करीब 3 दिनों तक इस गांव में मिलते रहे। फिलहाल विघ्नेश रोमानिया से भारत और फिर अपने घर केरल के त्रिवेंद्र रवाना हो चुके हैं और उन्हें उम्मीद है कि सिमोना का जवाब हाँ होगा। डीबी न्यूज में आज के लिए फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए डीबी न्यूज।